अब सेकंड अपने पास बात करें तो अपने पास न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखो न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हमें एक चीज डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं अपने पास क्या, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। अब तो जनरली मोमेंटम होता क्या, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। ठीक है, अब यहाँ पे मोमेंटम अपने पास एक तरह से कह सकते हैं कि अपने पास कि कोई अपने पास m मास का ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो अपने पास यहाँ पे u वेलोसिटी के साथ या u स्पीड के साथ अगर मूव कर रहा है या v वेलोसिटी के साथ अपने पास यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इस केस में इसका जो मोमेंटम लिखा जाता है p, उसे हम बोलते हैं अपने पास द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है ये अपने पास मास इंटू वेलोसिटी, या हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्ट, मतलब कितना अपने पास उसका अमाउंट अपने पास मोशन का, वो अपने पास किसको डिफाइन होता है, अपने पास यहाँ पे मोमेंटम से। अब यहाँ पे मोमेंटम की अगर बात करें अपने पास कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो यहाँ पे अपने पास देखो जनरली अपने पास पी वेक्टर जो लिखा जाता है अपने पास यहाँ पे लिखते हैं एम इंटू वी वेक्टर। यहाँ पे m जो हो गया अपने पास मास ऑब्जेक्ट का, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, v वेक्टर अपने पास क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट। तो इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि जो p वेक्टर यहाँ पे मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है किस पे, अपने पास यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर पे, कि जिस डायरेक्शन में अपने पास यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी उसी डायरेक्शन में अपने पास क्या रहेगा, मोमेंटम। इसी तरह से सेकंड अपने पास यहाँ पे यूनिट की बात करें तो यूनिट की अगर बात करें तो अपने पास यूनिट की होती है मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास किसमें, किलोग्राम, और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे यूनिट की अगर हम बात करें तो P इज इक्वल टू, इस हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये अपने पास यूनिट हो गई किसकी, अपने पास यहाँ पे मोमेंटम की। तो यहाँ पे मोमेंटम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे, कि मोमेंटम जो है अपने पास क्या है, अमाउंट ऑफ मोशन फॉर एन पार्टी ऑब्जेक्ट विच हैव मास m एंड वेलोसिटी v, और इसकी जो डायरेक्शन अपने पास वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अपने पास यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब बात करते हैं अपने पास, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, कि चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे अपने पास यहाँ पे, सेकंड अपने पास क्या है, सीधा अपने पास पार्ट चेंज इन मोमेंटम। कि यहाँ पे मान लीजिए अपने पास कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास किससे मूव कर रहा है, u के साथ। ठीक है, अब कुछ ही अपने पास जैसे अपने पास यहाँ पे हमें पता है कि जैसे अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो ठीक है, वो अपने पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। कब तक, जब तक अपने पास उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा है। ठीक है, अब जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उस केस में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो अपने पास ये जो ऑब्जेक्ट है अपने पास उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, अपने पास यहाँ पे v। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करें तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं, m इंटू यू, और इसका जो फाइनल मोमेंटम लिखा जाएगा वो क्या लिखेंगे अपने पास, m इंटू वी। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा पी क्या होगा अपने पास यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम अपने पास कितना है, अपने पास यहाँ पे m इंटू वी माइनस m इंटू यू। तो यहाँ से डेल्टा पी जो लिखा जाएगा क्या लिखोगे, m इंटू वी माइनस यू। इसको हम बोलते हैं अपने पास चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जो कि अपने किसके बराबर होगा, अपने पास यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ठीक है, अब ये तो था अपने पास कुछ बेसिक टर्म्स जिसके लिए हमने जिसके अकॉर्डिंग हम अपने पास न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं अपने पास यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, ठीक है, अब तो यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें तो जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे एम मास का ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, स्पीड अपने पास यहाँ पे u, इस पे हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, अब जैसे अपने पास यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे कुछ टाइम t के बाद इस ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड क्या होगी अपने पास यहाँ पे v। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो इसका जो मोमेंटम क्या हुआ, चेंज हुआ, कितने टाइम में, t टाइम में। तो यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस चीज को डिस्क्राइब किया जाता है, कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो अपने पास है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम लिख सकते हैं dp बाय dt। मतलब dp क्या होगा अपने पास यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, और dt अपने पास टाइम, चेंज इन टाइम। तो इसको हम कंबाइन क्या बोलेंगे अपने पास, चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है, तो जब भी प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं अपने पास तो यहाँ पे लिखते हैं F इज इक्वल टू K इंटू dP बाय dt। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जो K की वैल्यू है वो अपने पास कितनी आती है 1, तो जिसकी वजह से F इज इक्वल टू अपने पास क्या लिखते हैं अपने पास यहाँ पे dP बाय dt। ठीक है, अब यहाँ पे dP बाय dt को और थोड़ा सा एलोंगेट करते हैं अपने पास किस टाइप से कि यहाँ पे F इज इक्वल टू अपने पास dP d बाय dt, और यहाँ पे अपने पास P क्या अपने पास यहाँ पे मोमेंटम जिसको हम लिख सकते हैं अपने पास M इंटू V। अब देखो यहाँ पे अपने पास फर्दर दो केसेस बनते हैं क्या कि फर्स्ट इफ अपने पास m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब अगर अपने पास किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर कांस्टेंट है तो जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा m इंटू डी वी बाय डी टी, और जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी तरह से सेकंड अपने पास कौन सा केस बनता है अपने पास यहाँ पे इफ v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इफ v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इस केस में कैसे डिफाइन करोगे F इज इक्वल टू क्या लिखोगे v इंटू डी एम बाय डी टी। तो जहां पे अपने पास डी एम बाय डी टी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो ये अपने पास जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये कब काम आता है, मोस्टली अपने पास यहाँ पे आपने देखा होगा नॉर्मली कि ये जो अपने पास जो F इज इक्वल टू वी टू डी एम बाई डी टी ये यूज किया जाता है कब कि जैसे मान लिया अपने पास रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे, रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम में जो गैसेज अपने पास है वो क्या करती है बर्न होती है, और बर्न होती है जिसकी वजह से जो गैसेज का जो मास होता है वो क्या होता है कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, तो जिसकी वजह से उसका जो मास है उसमें क्या होता है चेंज आता है। इसी तरह से मान लीजिए अपने पास की किसी पानी के बीकर से पानी कंटिन्यूसली किसी होल से मूव कर रहा है, ठीक है, रिमूव हो रहा था अपने पास उस टैंकर से, तो उस केस में भी अपने पास क्या हो गया मास क्या हो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, और दूसरा अपने पास F इक्वल टू बी इंटू डी एम बाई डी टी। अब बात आती है अपने पास कि यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज है उसका भी हम केस देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे देखो हमने लिखा अपने पास F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और एलोंगेट कर सकते हैं कैसे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लिखा जाएगा एक्सेलरेशन देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ से आप लिख सकते हो अपने पास नेक्स्ट इज m इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और डिवाइड बाय अपने पास यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला अपने पास क्या लिख सकते हो m इंटू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, तो ये अपने पास सेकेंड अपने पास फॉर्मूला हो गया किसका अपने पास यहाँ पे फोर्स का। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं अपने पास अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सटर्नल फोर्स for applied on an object on which applied on an object that will be is perpendicular to the rate of change of momentum with respect to time, और जिसको अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इस तरह से F इज इक्वल टू m इंटू b माइनस u अपॉन t। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास ये हो गया अपने पास यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने पास किसकी कि यहाँ पे नेक्स्ट है अपने पास यूनिट। अब यूनिट की अगर हम बात करें तो लिखते हैं F इज इक्वल टू m इंटू a। ठीक है, अब इसकी यूनिट अपने पास किस तरह से देखते हैं अपने पास F इज इक्वल टू मास किसमें हो गया किसमें kg, और एक्सेलरेशन अपने पास किसमें हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अपने पास किसमें न्यूटन में। ठीक है, जिसको हम कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं अपने पास जो डायरेक्शन होगी क्या होगी न्यूटन। ठीक है, तो ये अपने पास फोर्स, तो इसको लिखा जाता है अपने पास यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू अपने पास फोर्स जो आता है किसमें न्यूटन में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास बात करिए तो अपने पास हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड अपने पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें अपने पास जनरली होता क्या है, इसे बोलते हैं अपने पास एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन की अगर हम बात करें एक्शन और रिएक्शन फोर्स अपने पास, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या होता है अपने पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कि एवरी एक्शन हैव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे अगर कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये जो m मास का जो ऑब्जेक्ट अपने पास ये अपने पास क्या होगा नीचे की ओर अपने पास यहाँ पे क्या होगा एक तरह से अपने पास यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई करे कितना मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे की ओर फोर्स अप्लाई करा इसकी वजह से इस m मास के ऑब्जेक्ट है।
तो इस केस में अपने पास यहाँ पे इसी का अपने पास एक रिएक्शन फोर्स, जो अपने पास नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, रिएक्शन अपने पास यहाँ पे जो फोर्स है वो अपने पास कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। मतलब यहाँ पे ये जो अपने पास एम मास का ब्लॉक ये किधर पुश कर रहा है, नीचे की ओर, किसकी वजह से, इसके वेट की वजह से। और इसी तरह से अपने पास इसके अपने पास यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब परपेंडिकुलर जो अपने पास यहाँ पे फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं अपने पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। इस फोर्स को हम बोलते हैं अपने पास नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपने पास जो आर होगा अपने पास वो किसके बराबर होगा, अपने पास यहाँ पे आर शुड बी इक्वल टू एम जी, क्योंकि अपने पास यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन में अगर देखें तो उस केस में अपने पास यहाँ पे जो एक्शन किसका अपने पास यहाँ पे एम जी फोर्स का, और रिएक्शन अपने पास किसका, अपने पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे अपने पास अगर टोटल अपने पास नेट फोर्स अगर यहाँ पे जीरो, मतलब अगर जो पार्टिकल अगर अपने पास यहाँ पे इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अपना नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो उस केस में जो आर अपने पास है वो किसके बराबर रहेगा, अपने पास यहाँ पे एम जी के बराबर। इसी तरह से अपने पास और एग्जांपल आप ले सकते हो कि जिस तरह से अपने पास एक हथेली पे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, तो इस केस में अपने पास यहाँ पे मस्कुलर फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि अपने पास इसका जो वेट है ऑब्जेक्ट का ये क्या कर रहा है, अपने पास यहाँ पे नीचे की ओर पुश कर रहा है। ठीक है, तो ये था अपने पास न्यूटन के बेसिकली अपने पास तीन लॉ, कौन कौन से, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट लॉ अपने पास इंडिकेट करता है अपने पास इनर्शिया, सेकंड अपने पास मोमेंटम, एंड थर्ड अपने पास एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब एवरी एक्शन हैव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, बाकी हम करते हैं अपने पास नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं। ओके, बाय।